तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में फर्स्ट पॉइंट है कि इनसाइड अ कंडक्टर electrostatic field is zero। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो है। सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो अगर देखने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है। क्यों होता है ऐसा समझिएगा। सपोज इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है। शुरुआत में एट t इक्वल टू 0 ये सीन ऐसा ही रहेगा, ठीक। लेकिन बाद में ये सीन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा समझिएगा। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों करेगा वो फोर्स एक्सपीरियंस? हमको मालूम है कि एनी चार्ज Q केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E वो फोर्स एक्सपीरियंस कितना करता है बोलो, F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू QE, ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। यस और नो? यस। तो अगर वो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर में फ्री है वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो होगा EE। अब इस फोर्स की वजह से होगा क्या इस कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर फिर से बना है, ये कंडक्टर में यहां पे इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेगा। यस और नो? यस। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, कंडक्टर न्यूट्रल था। बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक साइड और पॉजिटिव साइड एक साइड। तो ये एक इस तरह का सीन बन गया। अब आप देखिए अगर इस तरह का चार्ज है तो अंदर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए कि नहीं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाना चाहिए। और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मान लो हम लोग इसका सिंबल I रख देते हैं, I फॉर इंटरनल। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E नॉट कर देते हैं। तो दोनों का वैल्यू बराबर होना जरूरी है क्या? नहीं, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? शुरुआत में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉल और ये तो फिक्स्ड वैल्यू जो हमने शुरू में दिया वही रहेगा। तो अगर दो वैल्यूज इक्वल नहीं है तो अभी अंदर के इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का फोर्स लग रहा है? एक फोर्स इधर लग रहा है, कौन लगा रहा था? इधर जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल e कैपिटल E नॉट आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस और नो? और आप देखिए ध्यान से तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्सटर्नल के ऑपोजिट है। तो इधर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स भी ऑपोजिट लगाएगा EI। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन पे पहले से कम फोर्स लग रहा है? यस। नेट फोर्स इधर जो पहले लग रहा था, पहले देखो खाली यही फोर्स लग रहा था तो इधर नेट फोर्स ज्यादा लग रहा था तो खूब तेजी से मोशन हो रहा था। लेकिन जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो अब कम तेजी से मोशन होगा। पहले खाली इधर आप खींच रहे थे एंड समवन नाउ कम्स, उधर से भी खींचने लगे। तो ये जो आदमी है आप स्ट्रांग है तो आप इधर खींच तो अभी भी लीजिएगा, लेकिन अगर उतना ही फोर्स से खींचे तो ये धीरे धीरे आएगा कि नहीं? तो अब इसका मोशन स्लो हो जाएगा, लेकिन मोशन अभी भी होगा क्योंकि अभी भी क्या होगा? E नॉट ग्रेटर देन EI। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आता गया, एक समय ऐसा आएगा
जब इलेक्ट्रॉन बहुत आ जाएगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे EI बढ़ता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन EI बढ़ जाता है। और एक ऐसा समय आएगा, है ना, अ टाइम कम्स when EI becomes equal to U। ऐसा एक समय आता है जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, बोलो, इक्वल। तो इफ दे बिकम इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। और यही तो बात कह रहे थे। अब जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स भी 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेट फोर्स है वो भी 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन क्या होता है कि चार्ज रेस्ट में रहे। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं आया हुआ था, चार्जेस मोशन में था। आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का मोशन नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन में देखिए स्लोली थोड़ी देर के लिए तो चार्ज का मोशन हुआ, है ना, चार्ज का थोड़ी देर के लिए मोशन हुआ। लेकिन जब नेट फोर्स 0 हो गया, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स 0 हो गया, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आ गया। और ये सब एक साथ हो रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ हुई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना, नेट फोर्स 0 होना और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, कह सकते हैं क्या? यही चीज फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, सो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है उसके लिए एक सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at outer surface of conductor, at outer surface of conductor, outer surface of conductor पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है is perpendicular to the conductor। जो कंडक्टर सरफेस है उस कंडक्टर सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी को पुट करते हैं। वी पुट अ स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, तो होता ये है कि पहले तो रीअरेंजमेंट होगा, जैसे पॉइंट 1 में मैंने बताया, आई टोल्ड यू इन द पॉइंट 1 की सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा, चार्जेस विल रीअरेंज देमसेल्फ। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सच दैट इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इसको समझना है। इसके बाद होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को रीअरेंज करेंगे, दे विल नॉट रिमेन लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेंटर से पास कर रहा था दैट विल रिमेन सेम, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था
वो इस तरह से कुछ हो जाएगा, such that it is always perpendicular to the surface। अंदर में तो होगा ही नहीं फील्ड लाइन, लेकिन जो बाहर में होगा आउटर सरफेस पे होगा, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेस, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। आई होप ये क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों, why should electric field at outer surface of a conductor be perpendicular to that surface, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पहले इसको ड्रॉ आप लोग कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि why electric field at the outer surface of conductor must be perpendicular। जैसे मान लीजिए कि ये आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कैसे भी शेप का हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, कोई और तरीके से नहीं हो सकता है। आपको याद होगा ऐसा ही प्रॉपर्टी एक और होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में भी क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो रीजन भी सिमिलर है। इनफैक्ट आपको बताऊं कि जो मेटालिक सरफेस होता है ना, या कंडक्टिंग सरफेस होता है, उस कंडक्टिंग सरफेस का हर पॉइंट भी इक्विपोटेंशियल होता है, ये भी हर तरह से इक्विपोटेंशियल है। तो एक तो रीजन उस तरह से दे सकते हैं, दूसरा रीजन क्या है, ये कब बोला जा रहा है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, अंडर इलेक्ट्रो, ये आंसर में ही लिख लेंगे, है ना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन कब आएगा, जब चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एंड आफ्टर द एंड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हो गया, अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तब ये सिचुएशन आएगा। सो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड must be perpendicular to conducting surface, must be perpendicular to conducting surface। conducting surface के क्या हो, perpendicular। क्यों, if not, अगर नहीं होगा तो क्या होगा समझिएगा। सपोज यहां पे बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है तो किसी एंगल पे होगा, और अगर किसी एंगल पे है, इस नॉर्मल के साथ सपोज किसी एंगल पे, सपोज ये थीटा एंगल, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का दो कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। इफ नॉट, then there exist two components of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा, the tangential component, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, ये क्योंकि सरफेस के लॉन्ग है, ये यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा देगा और मोशन करा देगा। द टेंजेंशियल कंपोनेंट विल अप्लाई फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स resulting to motion of charge। क्या होगा भाई, इस
टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से देयर विल नॉट बी एनी, देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करेगा, विच विल मूव द चार्ज। अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज हो गया तो क्या हुआ, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, is it contradiction of electrostatic situation? Yes, electrostatic situation में motion of charge नहीं होना चाहिए, तो लिख लेंगे which contradicts the electrostatic situation, which contradicts electrostatic condition या electrostatic situation, electrostatic condition. I hope it is okay with everyone. तो ये क्वेश्चन लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अगर है तो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, कंडक्टर अगर है, मान लीजिए सॉलिड कंडक्टर है, दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर, तो अंदर में चार्ज तो है ही भाई, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इट इज अ कंप्लीटली अनचार्ज्ड कंडक्टर। अब मेरा मन हुआ, हमने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस चार्ज का क्या मतलब हुआ, वैसा चार्ज जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, यस, क्या ये यहां रहेगा, हाँ रहेगा। अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, यस, क्या ये यहां रहेगा, हाँ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये एक्सेस नहीं है, ये न्यूट्रल बन रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल अगर एज लॉन्ग एज वो चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है तो अंदर रहने में दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये शुरू में न्यूट्रल था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस्ड थे। इफ दे वर बैलेंस्ड तो वो अंदर में रह सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज या कुछ इलेक्ट्रॉन हमने खींच लिया, तो एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा, इंटीरियर में नहीं रह सकता। अगर इंटीरियर में नहीं रह सकता और हमने चार्ज दिया, कहां भागेगा, आउटर सरफेस। तो ऐसे केस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, आप छोटा भी बना सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बन गया भावनाओं में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, आउटर सरफेस पे रहते हैं, so they reside at outer surface। ठीक है, if we provide some electrons, n electrons suppose, तो वो आउटर सरफेस पे इस तरह से रहेगा, जितना मैक्सिमम दूरी है एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में उतना पॉसिबल बना के, और इस तरह से आउटर सरफेस पे रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इन दिस इज व्हाई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाई इन स्टैटिक सिचुएशन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन नॉट हैव एक्सेस चार्ज। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको यूज करते हैं गॉस लॉ। बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, सो वी टेक अ गॉसियन सरफेस, वी टेक अ गॉसियन सरफेस। अब देखो, गॉसियन सरफेस लिया है तो गॉस लॉ लगाएंगे, बिना गॉस लॉ के थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो वी टेक अ गॉसियन सरफेस और उसमें गॉस लॉ लगा रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल्स टू q enclosed by epsilon। यस, सो वी टेक अ गॉसियन सरफेस, कहां पे, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, इन इंटीरियर, किसका इंटीरियर, ऑब्वियसली इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। अंदर में गॉसियन सरफेस लिया। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये पहले प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बताओ, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds क्या हो जाएगा,
अरे डॉट प्रोडक्ट तभी करोगे ना जब नॉन जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, और ये इसलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही है, सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जीरो, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जीरो, इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो। और ये जीरो तब हो सकता है जब अंदर में क्यू इनक्लोज्ड जीरो। ये हमने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली कि इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इसीलिए चार्ज इनक्लोज्ड भी क्या होगा, जीरो। तो अगर चार्ज इनक्लोज्ड जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या चार्ज नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज होगा तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, अगर एक्सेस चार्ज हो गया तो क्यू इनक्लोज्ड जीरो नहीं हो पाएगा, है ना। सो हेंस ये हम लोग लिख लेंगे कि सिंस enclosed charge should be zero, hence in electrostatic situation interior of conductor can have no excess charge. I hope ये क्लियर हो गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। या नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट है ये, वो है कि all the points या all points of conductor has same potential, has same potential, and is equal to potential on the surface, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहा है कि कंडक्टर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल, सो आई एम डिनोटिंग इट बाय वी, है ना। आप देख सकते हैं इस कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इफ इट इज अ कंडक्टर, तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल वी होगा, और सारे पॉइंट का आपस में तो इक्वल है ही, एंड नॉट ओनली सारे पॉइंट, अंदर के सारे पॉइंट्स का, जो आउटर सरफेस के सारे पॉइंट्स हैं उनका भी उतना ही होगा, एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस या ऑन द सरफेस। तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, इनसाइड में भी सेम पोटेंशियल आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट अगेन, जैसा कि हमने बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है या प्रूव किया है, वैसे ही यहां भी प्रूव करना होगा। तो ये पॉइंट एक्चुअली में कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, पोटेंशियल से। तो अगर पोटेंशियल से रिलेटेड है, ई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dv by dr, लिख सकते हैं क्या, यस। तो E इक्वल्स टू माइनस dv by dr। अब अगर माइनस dv by dr जीरो है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये dv by dr जीरो होगा, है ना। अब आप ध्यान से सुने, अगर dv by dr जीरो है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है उसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यस, दिस वी नो, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप वहां एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा ये पॉइंट है, तो आपको ये नहीं लिखना, आप यहां नीचे ये लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज v कांस्टेंट होना चाहिए, यस और v मस्ट बी व्हाट, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगा तो कहां कांस्टेंट होगा, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हमने बात की थी, चर्चा की थी, ठीक है। तो हमने चर्चा किया था कि इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, बोलो, जीरो। इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक। इतनी बात हो गई। अब
कांस्टेंट तो होगा लेकिन उसका वैल्यू कितना वो भी समझिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये सरफेस पे तो पोटेंशियल है कुछ, वो मान लो मालूम है, तो यहां से किसी पॉइंट पे जाएंगे। यहां जब भी हम लोग ये डीबी बाई डी आर लिखते हैं ना, तो ये क्या होता है, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से यानी सरफेस से थोड़ा अंदर जाएं, है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये सरफेस हो गया, और सरफेस के बाहर के पॉइंट से अंदर के पॉइंट में जाए, तो इसके जब गए जाने के दौरान कोई भी वर्क डन हमने नहीं किया, जाने के दौरान भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और किस किस पॉइंट के बीच में, आउटर सरफेस और इनर पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों पोटेंशियल भी इक्वल होगा। V1 है और ये V2 है, तो V1 इक्वल टू V2, समझ रहे हैं। जहां V1 हमने किसको बोला है, आउटर सरफेस का पोटेंशियल, और V2 है इनर का पोटेंशियल, और इनर पे तो सारे पॉइंट का सेम है ही, तो इसीलिए V आउटर इक्वल टू V इनर ऐसा लिख लेते हैं, VO इक्वल टू VI लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। जल्दी से इसको कॉपी करें, फर्स्ट कॉपी दिस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले हम लोग एक पॉइंट देख लें। इसका एक एग्जांपल भी है जो हमने डिस्कस भी किया था, और हम लोगों ने कहा था कि इसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे। एक स्फेरिकल शेल है या सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, तो हमने कहा था कि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल होगा। उसका रीजन क्या था, क्योंकि स्फेरिकल शेल में भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो, 0, और V क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है ना, जब ऐसा पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ जाता है कि क्या हर जगह जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो V कांस्टेंट होगा। हाँ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो V कांस्टेंट होगा, लेकिन 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 ये ट्रू है जब एक फिक्स्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले रहे हैं, मान लो दो चार्ज इक्वल चार्ज है, Q और आइडेंटिकल है, मतलब नेचर भी सेम है, तो सेंटर पे उनका जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कहा जाए कि भाई यहां भी कांस्टेंट होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप वेरी थोड़ी कर सकते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह चलना होता है, तो जब आप चलते हैं तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। क्या यहां से यहां चलेंगे तो थ्रू आउट द मोशन या थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो वहां पे उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, उसको देखेंगे। हाँ, सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है, आप दो अलग अलग रीजंस से समझ सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, है ना। एक तो देखिएगा ध्यान से, अगर सरफेस की बात करें, जैसे ये मेटालिक कंडक्टर हमने माना है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी बात किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके होता है, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, होता है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, हमने बात किया था ना पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटर सरफेस पे होगा मेटल के, वो मेटल के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां परपेंडिकुलर है, क्या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सो दिस सरफेस मस्ट बी
इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इक्विपोटेंशियल हुआ। तो इसका मतलब बाहर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल तो क्या हो गया, सेम। अब सोचिए कि इस सरफेस से अंदर चलें, अब अंदर चलेंगे तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यस। अब इस सरफेस का पोटेंशियल VO मान लो आउटर, और अंदर का सरफेस VI मान लो, तो ड्यूरिंग दिस एंटायर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बाहर के सारे पॉइंट्स पे तो आउटर सरफेस पे तो VO पोटेंशियल है ही, लेकिन अब क्योंकि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान, इसी डिस्प्लेसमेंट को dr कहते हैं, सो ड्यूरिंग दिस एंटायर डिस्प्लेसमेंट dr इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो dv by dr मस्ट बी जीरो, हेंस v मस्ट बी कांस्टेंट। यही मैंने बताया, और v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक पूरा v कांस्टेंट, यानी VO आउटर पोटेंशियल इक्वल्स टू इनर पोटेंशियल, ये मैंने बताया। आई होप समझ में आ गया होगा, यस। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, या ये भी कह सकते हैं नियर, जस्ट नियर द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट, कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में चार्ज हमने रखा तो आउटर सरफेस पे है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, अलग अलग जगह अलग अलग सिग्मा होता है ना, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इक्वल पोटेंशियल सरफेस में ही हमने किया था कि अगर इक्वल पोटेंशियल बनाना है उसको, तो इक्वल पोटेंशियल बनाने के लिए चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जहां सिग्मा ज्यादा है, या ये कहें कि जहां आर ज्यादा है वहां सिग्मा कम होता है। हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू R1 बाई R2, है ना। और ये R2 बाई R1 है, R1 बाई R2 नहीं है, R2 बाई R1 है। तभी तो इनवर्स रिलेशन एस्टैब्लिश होगा कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा है सिग्मा उतना बड़ा है। शार्प एजेज का सिग्मा ज्यादा होता है। मैंने आपको इस तरह का डायग्राम बना के बताया था कि मान लो कि इस तरह का डायग्राम है, तो यहां पे सिग्मा कमजोर होगा, कम होगा, और यहां सिग्मा अधिक होगा, शार्प एजेस, ठीक है। लेकिन जहां जो भी सिग्मा हो, मान लो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये हमने बात कर लिया है। अब ये जो भी सिग्मा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कैसे होगा, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। देखिएगा, एक कंडक्टर है, कंडक्टर सरफेस तो है नहीं, कंडक्टर इस तरह का कुछ मटेरियल है, हाँ, लेकिन आउटर सरफेस है उसका, और आउटर सरफेस पे जो भी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, यहां परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद वो चाहे तो मुड़ सकता है, यहां परपेंडिकुलर है उसके बाद वो चाहे तो इधर मुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है सीधा भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां जस्ट आउटसाइड द सरफेस वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग इसको ना प्रूव करते हैं गॉस लॉ से। एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और वो गॉसियन सरफेस को डिप कर देते हैं अंदर, है ना। गॉस लॉ में भी हमने इसको डिराइव किया था। तो
अंदर में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, और कैसा है, तो एरिया के डायरेक्शन में, एरिया भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया भी तो इधर ही परपेंडिकुलर होगा, बहुत नजदीक हमने इसको रखा, ये ध्यान रखिएगा। और आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसे निकल रहा है तो जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स 0 होगा। तो हम लोग का मेन काम है यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना, फाई टोटल। क्या क्या होगा फाई टोटल, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 क्या, ये जो फर्स्ट सरफेस है उससे, फाई 2 क्या, सेकेंड सरफेस है उससे फ्लक्स कितना होगा, और फाई 3 क्या, जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स कितना होगा। तो जो फर्स्ट सरफेस है उससे फ्लक्स कितना होगा, अगर इस ये सिलेंडर हमने लिया और इसका एरिया ए है तो ये हो जाएगा ई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा, इनटू एरिया, प्लस फाई 2 क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर होने की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो फाई 2 0। फाई 3 क्या है, कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स, और कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो भी 0 है, क्योंकि वहां ई ए दोनों तो है लेकिन एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वजह से ये 0 हो गया। यहां पे आप ये लिख सकते हैं 0 इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ इसलिए, तो फाइनली टोटल फ्लक्स केवल ई इंटू एरिया बच गया। ये सॉल्व, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब यूज करेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, यानी टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स कितना है ई ए, अच्छा क्यू कितना इनक्लोज है, ये जो सिलेंडर है उसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इनक्लोज्ड है, और इसका चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज दिस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजों को कंबाइन करेंगे, दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेंगे और वहां पे एक चीज कहेंगे कैरोना डिस्चार्ज या कोरोना डिस्चार्ज। क्या है समझिएगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कभी कभी आप सोच देखते होंगे स्पार्किंग होता है, चार्ज रिलीज होता है, तो पहले तो ये सोचा जाए कि स्पार्किंग क्यों होता है, या आप देखते होंगे कि बिजली जब गिरती है, जब थंडरिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है, दोनों साथ ही में होता है ऑब्वियसली, तो उस समय एयर के थ्रू करंट फ्लो करता है कि नहीं। एक्चुअली लाइटनिंग या थंडरिंग या स्पार्किंग क्या है, वो है एयर के थ्रू करंट का फ्लो। इन जनरल एयर कंडक्टर है या इंसुलेटर, वो इंसुलेटर। अगर नेकेड वायर जिसमें करंट हो वो हम बाहर रख भी दें तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको करंट लग जाएगा। मान लीजिए आप 1 फीट की दूरी पे करंट नहीं लगेगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम देखते हैं कि एयर के थ्रू करंट फ्लो होता है। क्यों होता है भाई, तो एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक, जनरली आप इंसुलेटर समझ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ध्यान से समझेंगे कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच या विच एन इंसुलेटर can withstand without conducting,
विथस्टैंड विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्ट किए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये विथस्टैंड कर सकता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप सोचिए ये दोनों ही, इस तरह का एक मटेरियल हमने रख दिया, उस पर बहुत सारा चार्ज हमने रख दिया। अब आप दिमाग लगाएं और सोचें कि ऐसी सिचुएशन में कहां से चार्ज पहले डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, एयर में आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको अच्छे से समझ लें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी इंसुलेटर को इंसुलेटर बने रहने के लिए एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो क्या होगा, वो इंसुलेटर भी कंडक्टर बन जाता है, मतलब वो भी इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगता है। और यही होता है स्पार्किंग में। स्पार्किंग जनरली कब होता है? जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत नजदीक लाएंगे तो वहां बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इवन एयर बिकम्स कंडक्टिंग, क्योंकि वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है कि हाँ ठीक है हम नॉन कंडक्टिंग बने रहेंगे, हम कंडक्ट नहीं होने देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस नॉन कंडक्टिंग का जिद खत्म हो जाएगा, और जिद खत्म हुआ काम खत्म, अब कंडक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। वो विल विन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल विन, है ना। सो मैक्सिमम को जैसे क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीत जाएगा एंड इट विल मेक द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एज कंडक्टिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपने जैसे ही उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग हो गया और उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। लाइटनिंग थंडरिंग में भी यही होता है, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, द एयर आयन गेट्स आयोनाइज्ड, और एयर आयोनाइज्ड होके और कंडक्टिंग बन जाता है, कंडक्टिंग बन के और करंट को फ्लो करा देता है। वही चीज यहां भी होता है। तो अगर इस तरह का कंडक्टर हो हमारे पास तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? क्योंकि शार्प एज पे सिग्मा ज्यादा है, तो सिग्मा ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस है यहां पे इसके मदद से हम ये कह सकते हैं E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2 होगा कि, क्योंकि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है तो E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2। एंड इफ इट इज सो, तो कहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले रीच करेगा? यहां डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले रीच करेगी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जैसे रीच करके क्रॉस करेगा तो यहां से चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा। क्यों? यहां का जो एयर है वो कंडक्टिंग बन जाएगा, और ये चार्ज के डिस्चार्ज को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, कोरोना डिस्चार्ज। एक बार स्पेलिंग देख लेना कोरोना की, ठीक है। अभी कोरोना बहुत खराब वर्ड हो गया है, पर ये पहले से चल रहा है जी, है ना। इनफैक्ट वहां का कोरोना भी पहले का वर्ड है ना। कोरोना वायरस जो नॉर्मल फ्लू वायरस होता है उसको भी कोरोना वायरस ही कहते हैं, मस्ट बी नहीं। चलिए इसको कॉपी करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी कोरोना डिस्चार्ज को एक बार और समझ लेते हैं। कोरोना डिस्चार्ज में क्या हुआ कि हमने देखा कि जहां शार्प एज है वहां सिग्मा ज्यादा है, और जहां ब्लंट एज है वहां सिग्मा कम है। तो उस केस में जहां सिग्मा ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो क्या होगा, अगर हम इसमें चार्ज, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर था और हमने चार्ज देना शुरू किया, तो जब चार्ज देना शुरू करेंगे ऑब्वियसली कहां पे सिग्मा ज्यादा आएगा, जहां शार्प एज है। तो वहां सिग्मा अगर ज्यादा आएगा तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब हम लोग चार्ज देते गए, बढ़ाते गए, चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब चार्ज जब बढ़ता चला जाएगा, फाइनली क्या होगा सोचिए, एक ऐसा समय आएगा जब ये चार्ज या ये सिग्मा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा जो एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देगा। अब यहां भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना ही है, यहां भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना ही है, लेकिन यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएगा, और उसकी वजह से, और ये क्योंकि उससे कम है तो ये हमेशा उससे थोड़ा पीछे ही रहेगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, यहां से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। सो द लीकेज ऑफ चार्ज
through the sharp edges of a conductor is called corona discharge. लिख लीजिए जल्दी से. The leakage of charge through the sharp edges of a conductor is called corona discharge. है ना? I hope if this much is clear. अब हम लोग next part पे आ जाते हैं. Next part जो है वो last property of conductor. कंडक्टर का लास्ट प्रॉपर्टी है कोरोना डिस्चार्ज. अगेन रिपीट, द लीकेज ऑफ चार्ज थ्रू द शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. सो नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, 6th, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है समझना ध्यान से. देखिए अभी तक हमने कहा कि एक कंडक्टर ले लें तो इस कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. ये बात तो ठीक है. लेकिन अब कैविटी की चर्चा हो. ये कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है, यहां पे तो कंडक्टर का वो मेटल है, मेटल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां एक कैविटी, दिस इज अ कैविटी. सो कैविटी क्या स्टेटमेंट क्या है इसको समझिए. स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charge free cavity is 0. Charge free cavity of a conductor is 0. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं तो वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ लेंगे. सो स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज फ्री कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज 0. अगर एक कंडक्टर है जिसके कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं, दिस इज वन टर्म, चार्ज फ्री कैविटी. इस पे चार्ज दें कोई दिक्कत नहीं, कैविटी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, कैविटी शुड बी चार्ज फ्री. तो उस केस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. इफ इट इज अ चार्ज फ्री कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0. हाँ, चार्ज फ्री नहीं है, यहां चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो, ये भी ध्यान रखो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ